और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो सामान्य खबरों से होती हैं थोड़ी जुदा, और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। खबरें जरा हटके में हम बात करेंगे एक कोबरा सांप की जिसे काटने पर मिली सजाए कैद। मिलाएंगे उस अनोखे बछड़े से जो लोगों के लिए बन गया है कौतूहल का विषय। सोनू सूद बने असल जिंदगी के हीरो और मिलेंगे उस बच्चे से जो घर की दीवारों पर चढ़ते चढ़ते स्पाइडर बॉय बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। किसी सांप को काटने के बाद आपने उसे मारते हुए देखा होगा, उसे जहर निकालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या किसी सांप के काटने के बाद उस सांप को कैद करते हुए देखा है? नहीं। तो देखिए कोरबा से अब्दुल असलम की एक खास रिपोर्ट। आपने अभी तक लोगों को बंधक बनते और बनाते सुना होगा, लेकिन कभी किसी सांप को बंधक बनाते देखा है? कोरबा में कुछ लोगों ने कोबरा सांप को बंधक बनाकर रखा है। इस सांप का कसूर सिर्फ इतना कि उसने एक ग्रामीण को काट लिया था। बस उसी के बाद लोगों ने सांप को पकड़कर उसे बंधक बना लिया। मामला कोरबा जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित करतला थाना इलाके के सेंद्रीपाली गांव का है। यहाँ उस समय एक परिवार के लोग दहशत में आ गए जब घर के मुखिया सूरज कुमार कुर्रे को जहरीले सांप ने डस लिया। बताया जा रहा है कि सूरज अपने लिए सब्जी बनाने के लिए चूल्हे के पास रखी लकड़ी उठाने गया था। तभी लकड़ी के ढेर में छिपे सांप ने सूरज को डस लिया। सांप ने न केवल काटा बल्कि हाथ में वो लिपट भी गया। जी मैं करीबन वही दिन के 10 बजे था टाइम, तो मैं लकड़ी निकालने गया था जलाने वाला, तो उस लकड़ी में सांप था, मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं गया और लकड़ी को छू भी नहीं पाया हूँ, उस लकड़ी में से दौड़ के निकल कर और मेरे को काट लिया। फिर तुरंत मैंने घर के आदमी को बताया, उसको रखे थे मेरे को दिखाने के लिए, तो वो आएगा तो वो भी देख लेगा, ऐसे ही सांप ने उसको काटा था, ऐसे कहकर। गांव वालों ने सूरज को तुरंत करतला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। तत्काल मिले इलाज के बाद सूरज की जिंदगी तो बच गई, लेकिन सांप कैद हो गया। हमको शाम को सूचना मिला कि सेंद्रीपाली में करीबन 4 दिन पहले एक व्यक्ति को सांप ने काटा था, जिसके बाद उस सांप को कैद करके रखा गया था। गांव वालों के और घर वालों ने रखा था, क्योंकि जो सूरज व्यक्ति हैं जिनको सांप काटा था, उनका जो उपचार था वो करतला स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा था। उसके बाद आज वो चौथे दिन अब जब अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उसको वो सांप को बताया गया कि भाई इसमें सांप कैद करके रखे हैं हम लोग दिखाने के लिए। तो घर वालों का कहना ये था कि इसको निकालने से पहले या तो इसको हटा दे या कहीं फेंक दे, ऐसा करके। फिर यहाँ से मेरे को सूचना मिला कि सांप को कैद करके रखे हैं, तो आप आ जाइए, क्योंकि मैं भी पहुंच चुका हूँ घर। फिर मैं अपने टीम के साथ इस गांव पे पहुंचा और गांव में पहुंचने के बाद मुझे जो दृश्य दिखा वो कहीं न कहीं दिल को दहला देने वाला दृश्य था। गांव वाले सांप को मारने की तैयारी में थे, तभी मामले की जानकारी स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी को लगी और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को उन्होंने समझाइश दी और सांप को सुरक्षित जंगल में छुड़वाया। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। हिंदू शास्त्र के अनुसार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष को हर साल श्राद्ध पक्ष के रूप में लोग मनाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। ऐसे में इन दिनों को कौओं की पूछ परख बढ़ जाती है, लेकिन पर्यावरण असंतुलन के कारण अब कौवे कम ही नजर आते हैं। लेकिन खंडवा का एक ऐसा शख्स है जिसके वाहन का हॉर्न सुनकर सैकड़ों की तादाद में कौवे मिनटों में जमा हो जाते हैं। देखिए खंडवा से ये खास रिपोर्ट। पुराणों में कौओं को देवपुत्र की संज्ञा दी गई है। श्राद्ध पक्ष में कौओं को ढूंढना टेढ़ी खीर माना जाता है, लेकिन खंडवा का एक शख्स ऐसा भी है जिसे दूर से देख कौओं का झुंड लग जाता है और इसी के चलते सुनील टोलीवाल की पूरे खंडवा में अलग पहचान है। सुनील टोलीवाल अपने हाथों से बिना किसी स्वार्थ और श्राद्ध पक्ष की मुक्ति के चक्र से दूर इन कौओं को खाना खिलाते हैं। कौवे भी बिना किसी भय के इनके पास आकर खड़े होकर दाना चुगते हैं। सुनील का कहना है कि मूक प्राणी हैं, इनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। ये मेरे को करीब 20 साल हो गए, 18-20 साल हो गए, 18-19-20 साल।
प्रतिदिन मैं आता हूँ और आता हूँ तो एक इनसे लगाव बन गया और इनका मेरे प्रति वफादारी बन गई है कि मैं हार्न बजाता हूँ और ये कौवे लोग, कुत्ते लोग मेरे को दरवाजे तक के गेट तक के लेने आते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, मछलियाँ भी आपने देखी, मछलियाँ भी बिल्कुल चाहे पहले शांत रहती है, लेकिन जैसी ब्रेड डालो वो अपने आप ऊपर आ जाती है और अपना दाना पानी खा के चले जाती है। क्या ये मुक्त जानवर है और इनके प्रति जो अपनी वफादारी है वो जरूरी है। सुनील यह काम किसी मोक्ष की कामना या पितरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। सुनील पिछले करीब 18 साल से न सिर्फ कौवे बल्कि कुत्ते, मछली और दूसरे प्राणियों का भी ये ध्यान रखते हैं। सुनील टोलीवाल की सेवा की चर्चा पूरे खंडवा में मशहूर है। और आज हम देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन आज हम देखते हैं कि कौवे नज़रअंदाज हो गए हैं और कौवे मिल नहीं रहे। लेकिन टोलीवाल जी कैसे सकते हैं कि नागचुन में अपनी आवाज़ के माध्यम से आवाज़ देते हैं और कौवे एकत्रित होते हैं और अन्न खा रहे हैं। कितनी एक बड़ी बात है कि श्राद्ध पक्ष में जहाँ श्रद्धालुओं को कौवे के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, वहीं टोलीवाल जी एक अपनी आवाज़ में कौवों को भी बुलाकर उनको दाना पानी दे रहे हैं। ये सच्ची मानव सेवा के साथ ही और ये मुक्त प्राणी की जो सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में सराहनीय कदम है। बहरहाल आज के दौर में मनुष्य मृत्यु लोक के भय से जानवरों की सेवा करते हैं, लेकिन सुनील टोलीवाल की सच्ची सेवा को देख आप भी कह उठेंगे, वाकई सुनील की सेवा किसी तपस्या से कम नहीं है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। एक किसान परिवार के एक गाय के बछड़े का जन्म कौतूहल का विषय बन गया है। इस अद्भुत बछड़े को देख न केवल परिवार अचंभित है, बल्कि हर देखने वाला शख्स भी हैरान है। तभी तो इस अनोखे बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव में पनेका गांव में किसान परिवार के घर गाय ने 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। इस बछड़े को देखकर परिवार के लोग हैरत में हैं। वहीं परिवार में खुशी का माहौल भी है। इस बछड़े के जन्म को लेकर गांव में खबर फैलते ही आसपास के लोग भी इस बछड़े को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। खुशी महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है और पूरे गांव के लोग देखने आए हैं हमारे यहाँ, और किसी को हम लोग मना नहीं कर सक रहे हैं। ये कोरोना की वजह से मना करना चाहिए, लेकिन ये अद्भुत है, इसलिए हम लोग किसी को मना नहीं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि बछड़े की 4 आंख है, वहीं 3 कान और 2 मुंह हैं। बछड़े और गाय की हालत स्थिर है। जन्म लिए बछड़े का वजन भी करीब 7 किलो है। 2 सिर वाले इस बछड़े को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। हर कोई इस अद्भुत बछड़े को देखकर हैरान है। हादसे में एक पैर खोने के बाद जिसने जिंदगी से आस छोड़ दी थी, अब मदद मिलने के बाद फिर जीने की उम्मीद जाग उठी। एक छोटी सी मदद ने लाचार हो चली जिंदगी को फिर से जिंदा दिल बना दिया। देखिए रिपोर्ट। कई लोगों के आइडियल होते हैं, लेकिन कई हीरो असल जिंदगी में भी हीरो होते हैं। उन्हीं में से एक है एक्टर सोनू सूद, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए हीरो बने हुए हैं। देवास जिले के दीपेश भी सोनू सूद को असल हीरो मानते हैं। दरअसल दीपेश का 22 फरवरी को इंदौर से बाइक से आते वक्त कैला देवी चौराहे पर एक दुर्घटना में पैर कट गया था। दीपेश का परिवार इतना सक्षम नहीं था कि नया पैर लगवा सके। 21 अगस्त को दीपेश ने अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर कहा कि मेरा एक पैर कट गया है, क्या मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा, क्या आप सहयोग करेंगे? बस ट्वीट के कुछ ही घंटों में सोनू सूद का जवाब आ गया कि चल भाई, मेरी सुबह आपकी नई टांग से होगी, आपकी टांग लगवाता हूँ। फिर भोपाल की एक समाजसेवी संस्था से फोन आ गया। दीपेश शुक्रवार को भोपाल गए। भोपाल में स्थित संस्था में सोनू सूद की ओर से 25,000 रुपए संस्था के खाते में डाल दिए गए। मदद मिलने के बाद अब दीपेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। सोनू सूद की मदद के बाद भी कुछ पैसे कम पड़े तो दीपेश ने अपने दोस्त को फोन किया। इसके बाद दीपेश के दोस्त ने अपने पार्षद पिता से कहकर दीपेश के अकाउंट में 19,000 रुपए डलवाए। इसके बाद दीपेश का सफल ऑपरेशन किया गया। फरवरी को रात को करीबन 8 बजे मैं अपने मित्र के साथ घर जा रहा था। रास्ते में एम्बुलेंस की टक्कर मारने पर मेरा राइट वाला पैर कट चुका था। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया। मिनिमम 1 मंथ तक मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैंने 21 अगस्त को सोनू जी सूद को सुबह 11 बजे एक ट्वीट पर मैसेज किया कि सर मेरे घर की कंडीशन ऐसी खराब है। फिर उनका 8 बजे मैसेज का रिप्लाई आया कि मेरी नई सुबह तेरे पैर से होगी, चल भाई नई टांग लगवाते हैं।
मैं मानना चाहूँगा सोनू सूद जी का धन्यवाद करूँ और मेरे मोहल्ले के पार्षद आदरणीय पप्पू जी जोशी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस पेड़ लगने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नई जिंदगी जी पाऊँगा। जिन लोगों के काम थे वो तो इस काम में अंजाम नहीं दे रहे थे। सोनू सूद जैसे लोग जिन्होंने फिल्मों में तो कम से कम बिलियन का काम करा, लेकिन रियल जिंदगी में वो रियल हीरो है, जो सैकड़ों लोगों की मदद करी, फ्लाइट से, ट्रेन से, बसों से खाना दिया, लोगों की कईयों की ज़िंदगी संवार दी। और कोरोना में लोगों की उसके बाद भी आज भी रोज़ लगातार मदद कर रहा है। और एक अपने आप में अनोखा काम ये है कि जो घायल है उसकी भी मदद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मदद के बाद दीपेश न केवल अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है, बल्कि खुद की बदौलत जिंदगी जीने के सपने देख रहा है। दीपेश इस मदद के लिए सोनू सूद को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि वाकई में सोनू सूद असल हीरो हैं, जो लोगों की न केवल मदद कर रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी भी बना रहे हैं। हिमांशु राठौर, न्यूज़ 18, देवास। खुद को खुदा से बड़ा मान बैठे मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदारों ने अपनी कुंठा का शिकार एक लड़की को बना दिया। समाज के इन कथित ठेकेदारों ने न केवल उसे परेशान किया बल्कि उसे पिता का अंतिम संस्कार करने से भी रोक दिया। रिपोर्ट। एक मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के के साथ शादी करना समाज के ठेकेदारों को इतना नागवार गुजरा कि लोगों ने लड़की के पिता का अंतिम संस्कार करने से भी रोक दिया। पीड़ित रवीना ने लोगों से मिन्नतें की, उनके हाथ जोड़े, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। मजबूरन लड़की को पुलिस का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद अंतिम संस्कार हो पाया। मैं एक मुस्लिम घर से थी, मैंने एक ब्राह्मण लड़के से शादी कर ली थी। उस वजह से कल मेरे फादर की डेथ हो गई रात को, तो उस वजह से इन लोगों ने मस्जिद में से मेरे को जनाजा नहीं दिया, कोई सामान नहीं दिया। इसमें इन लोगों मतलब मेरे फादर का कोई कसूर नहीं था, जो कुछ किया था वो मैंने किया था, समाज धर्म परिवर्तन मैंने किया था। लेकिन इन लोगों का ये कहना था कि जो इन लोगों ने अभी मेरा 3 जुलाई को पूरे मकान की तोड़फोड़ की है, सामान फेंका है। इन लोगों का ये कहना था कि यदि तुम दस्तखत कर दो, इस मकान को खाली करने की वो कर दो, तो हम ना जनाजा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इन लोगों ने जनाजा नहीं दिया। वहाँ पे कब्रिस्तान में मेरे फादर को दफनाने के लिए ले गए, वहाँ पे इन्होंने घर नहीं बनाने दिया कब्रिस्तान में, और वहाँ पे ना शेरकाजी वगैरह सब लोग आ गए और ना भगा दिया जो घर बना रहे थे उनको। पुलिस ने खड़े होकर मेरे फादर की मिट्टी लगवाई वहाँ पे। दरअसल पूरा मामला कब्रिस्तान की जमीन को लेकर जुड़ा है, जिस पर कुछ लोग जबरन वहां घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी जमीन पर रवीना भी घर बनाने की कोशिश में थी, जिसे तोड़ दिया गया। कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बनाने को लेकर रवीना के मृत पिता के खिलाफ भी केस चल रहा था, लेकिन रवीना का कहना है कि उसे गैर मुस्लिम से शादी करने की सजा मिल रही है। बस मैं तो यही चाहती हूँ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और मैंने कितना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया। मैंने अगर किसी हिंदू धर्म में शादी कर ली तो मेरे को सब ये लोग है ना परेशान कर रहे हैं। बस यही मैं तो इतना चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ मिले बस। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। विशेष मामला नहीं था वो, उसमें वो एक उसकी मुसलमान व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, रंजना के पिता की, तो उनको कब्रिस्तान में ले जाया गया था। वहाँ उन्होंने कबर के ऊपर कबर खोदी थी, इसलिए थोड़ा उन्हें मना कर दिया था। उसके बाद उन्हें फिर वहीं उसी धर्मस्थान में सबने मिल के दफना दिया, और ऐसा कोई इशू नहीं है। पुलिस का तर्क भले ही पीड़ित के बयान से अलग हो, लेकिन रवीना का यही कहना है कि उसके पिता के शव को कब्रिस्तान में दफनाने से समाज के ठेकेदारों ने सिर्फ इसीलिए रोक दिया था कि उनकी बेटी ने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली थी। उन पर पहले भी कुछ लोग हमला कर चुके हैं, अभी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। फिर भी प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उनके सुर में सुर मिलाकर फरियादी रवीना को ही झुठला रहा है। बाकी हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरें जरा हटके में। अक्सर देखा जाता है कि घरों में जब बच्चे खेलते हैं तो चोट लगने के डर से माता पिता उन्हें रोकते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो अपने मन की ही करते हैं। कभी कभी उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग तारीफ करते हैं, फिर वो खेल उनका शौक बन जाता है। ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो सामने आया है जो घर की दीवारों पर चढ़ते चढ़ते स्पाइडर बॉय बन गया।
साहस का। जिनके हाथों में जान होती है वही ये खेल खेलते हैं। जिसमें हौसला होता है वही खड़ी दीवारों पर चढ़ते हैं। देखने में लगता है कि हर कोई कर लेगा, लेकिन जब मासूम उंगलियों पर जोर पड़ता है तो कई लोगों का हौसला टूट जाता है। जिनकी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है क्रिस शर्मा। दुनिया के बेस्ट रॉक क्लाइंबर हैं। इस अमेजिंग स्पाइडर की तस्वीर देखने मात्र से मन में रोमांच भर जाता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। ये खेल खतरों से भरा होता है। एक गलती और इंसान नीचे। स्पाइडरमैन को आप फिल्मों में देखते होंगे, पल पल में ऊंची ऊंची इमारतें वो चढ़ जाता है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक मकान से दूसरे मकान तक पहुंचना उसके बाएं हाथ का काम होता है। मगर यह सब फिल्म एनिमेशन है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। मगर जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिना अभ्यास और बिना साहस के नहीं हो सकती है। आप फिल्मों में काल्पनिक स्पाइडरमैन देखते हैं, लेकिन ये असली स्पाइडरमैन बॉय है जो अपने घरों की दीवारों से इस साहस वाले खेल की शुरुआत किए है। असल में जिंदगी में दीवारों पर बिना किसी सहारे के चढ़ते उतरते हैं। स्पाइडरमैन के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस बच्चे को कोई नहीं जानता। उम्र 7 साल है और क्लास 3 में पढ़ता है। इतनी कम उम्र में इसे आसपास रहने वाले परिवारों में हर कोई जान गया है, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जिसे हम महज फिल्मों में ही देखते हैं। मैंने एक स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, उसी से मैंने सोचा काश मैं भी ऐसे चढ़ पाता। तो एक बार मैंने ट्राई किया तो स्लिप हो गया, फिर मैं रोज ट्राई करते रहा तो चलने नहीं लगा। फिल्मों से प्रेरित होकर यशार्थ ने दीवारों पर क्लाइंब करने की कोशिश की और धीरे धीरे इसे सफलता मिलती गई। सुपर हीरो की तरह यशार्थ बिना किसी सहारे दीवारों पर स्पाइडरमैन की तरह तेजी से चढ़ जाता है। यही नहीं, हाथों में मजबूती के लिए ये पोल पर भी चढ़ता है, क्योंकि ये खेल कमजोर हाथों से नहीं खेल सकते। चलिए आपको रूबरू कराते हैं हिमाचल प्रदेश की इकलौती महिला ड्राइवर से जो कोरोना की जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। खतरे की परवाह किए बगैर वो मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है। इसके साथ साथ ये दुनिया भर में अपनी खतरनाक सड़कों के लिए भी जाना जाता है। इन घुमावदार और तीखे मोड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाना अपने आप में बहादुरी भरा कारनामा है। लेकिन जरा सोचिए, यही काम अगर कोई महिला करे तो फिर आप क्या कहेंगे? लाजमी है उसकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। हिमाचल में ऐसी ही एक महिला है जिनका नाम है सीमा ठाकुर, जो जानलेवा कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। यही बोलना चाहूंगी कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब हॉस्पिटल में नर्सेज ड्यूटी कर सकती है, डॉक्टर्स कर सकती है और पुलिस कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मतलब फेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी बीमारी और कितनी भी बड़ी बीमारी है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम के करीब 9000 कर्मचारियों में सीमा इकलौती महिला ड्राइवर है। पिता की एक हादसे में मौत के बाद उनकी नौकरी लगी और पिछले 4 साल से वो बस चला रही हैं।
तो मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ क्योंकि मैं भी इसी ट्रांसपोर्ट में रिटायर हुई। 35 साल मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विस की, मैं भी रिटायर हुई इसी ट्रांसपोर्ट से। और इनके फादर भी ट्रांसपोर्ट में थे, वो भी अच्छे ड्राइवर थे। और उनकी जगह मतलब उनके एक्सपायर होने के बाद ये लगी हैं, बहुत इंटेलिजेंट लड़की हैं, बहुत अच्छा करती है, सबसे अच्छा कोऑपरेट करती हैं। ये बहादुर लड़की मैं बोलती हूँ, ऐसी होनी चाहिए। सीमा ठाकुर जैसी महिला एक उदाहरण है, खासकर कोरोना वायरस के खतरे के बीच अपने काम को शिद्दत से अंजाम देना। उनके हौसले और अपने काम को लेकर समर्पण को दिखाता है, जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। झीलों की नगरी के नाम से विश्व में मशहूर उदयपुर कभी कई कलाओं के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ करता था। इनमें से कई कलाएं तो आज समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कलाएं ऐसी भी हैं जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। इन्हीं कलाओं में से एक लकड़ी के खिलौने बनाने की कला भी है। लेकिन पीएम मोदी के मन की बात के बाद एक बार फिर से इनकी आस जागी है। लकड़ी के खिलौने की ललकार, चीन का खिलौना वाला खेल, डेयर टॉयज अब होगा फेल। उदयपुर की कला पर चीन की मार। लेक सिटी, पूरब का वेनिस और ना जाने क्या क्या, एक अलग पहचान है, दुनिया में धाक है, खूबसूरती के लिए भी और अपनी कलाओं के लिए भी। एक ऐसी कला जो 170 साल पुरानी है, जो अलग है, कुछ खास है। जी हाँ, लकड़ी के खिलौने बनाने की कला। लेकिन ये कला चीन की चाल की वजह से दम तोड़ रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। बहुत कम होगी, वो चाइना का माल, प्लास्टिक का माल ये आने की वजह से हमारे लकड़ी के खिलौने डिमांड कम होगी। इनके ये महंगे पड़ते हैं ना, वो चाइना का सस्ता पड़ता है माल। अब कितने लोग बना रहे हैं, पहले कितने थे? पहले तो कम से 250-300 परिवार थे और अब रह गए 2-3। मैं ये लकड़ी के काम ही करता हूँ मैं अभी, और मेरे बाद में मेरे बच्चे भी साथ में बैठे थे, ये भी थोड़े सीखने लग गया है, इसलिए मैं काम मेरे में बंद कर दिया मैंने चलाना। और बच्चे काम करते हैं, एक आधा बच्चा करता है और सारा परिवार, 2 परिवार काम करते हैं। इसलिए मैंने चाइना का माल आने के बाद ये सब काम हमारे डिमांड से ख़त्म हो गई थी। जी हाँ, यही सच्चाई है, यही हाल है। प्लास्टिक के खिलौने लकड़ी के खिलौनों पर भारी है। चीन का खेल लकड़ी के खिलौने के बराबर का तेल निकाल रहा है और नतीजा, जहाँ पहले 6000 लोग लकड़ी के खिलौने बनाने के काम में लगे थे, आज महज 2 परिवार ही इस कारोबार से जुड़ा है। लेकिन पीएम मोदी ने जब मन की बात में इन खिलौनों की चर्चा की तो आस जगी थी। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। अब यहाँ के कारीगरों को लगता है कि उनके दिन फिर सकते हैं। हाँ, मोदी जी अखबार में आया था, मोदी जी ने लिखा है ये हमारे वापस चालू कर रहे हैं, ये तो हम ये समझते हैं सब अच्छा खुशी की बात है। ये अब जब आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आह्वान कर रहे हैं, तो हमने ये डिमांड रखी है कि उदयपुर शहर की जो पारंपरिक लकड़ी के टॉयज इंडस्ट्री थी उसको रिवाइव किया जाए। उसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, उसमें बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको इस कला को बनाने में पारंगत किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, रॉ मटेरियल उपलब्ध किया जाए। बताया जाता है कि साल 1960 के दशक में सिर्फ उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के 170 कारखाने हुआ करते थे। ये खिलौने यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया करते थे।
लेकिन चीन की नजर क्या लगी, लकड़ी के खिलौने बनाने का काम सुस्त पड़ता गया। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।